टू द मदर एंड बेबी शील्ड प्रोग्राम। आज हमारा जो सेशन है वो बहुत डिफरेंट और एक्साइटिंग है। वी वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। वो काम करती हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिना फॉर जॉइनिंग अस टुडे। डॉक्टर मोहसिना हमारे शील्ड बेबी टेली क्लिनिक से भी एसोसिएटेड हैं। शील्ड बेबी टेली क्लिनिक पे आप कॉल कर सकते हैं रोज़ सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। नंबर है 0311222437 फॉर अ फ्री पीडियाट्रिक कंसल्टेशन। जो भी आपके बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, कोई भी मसला हो, डॉक्टर मोहसिना और उनकी टीम अवेलेबल हैं। फ़ोन पे कॉल पे अवेलेबल हैं। जस्ट अ कॉल अवे फॉर अ फ्री डायग्नोसिस। आप उनसे कोई भी मसला पूछ सकते हैं, कोई भी टेस्ट की रिज़ल्ट पूछ सकते हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगी। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी है। जो भी आज 50 लोग जो कमेंट करेंगे हमारे लाइव सेशन में, उनको एक फ्री डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। फ्री डिस्काउंट वाउचर किस चीज़ पे है? हमारे शील्ड BPA फ्री ग्लास फीडर जो आप देख सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली सेफ एंड नॉन टॉक्सिक फॉर बेबीज़। उस पर आपको एक एडिशनल 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा एज अ वाउचर, और ये तब मिलेगा आपको आफ्टर द सेशन, आपके इनबॉक्स में आपको दिया जाएगा। सो हरी अप एंड कमेंट ऑन दिस लाइव सेशन। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द सेशन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है समर एलर्जीज इन बेबीज़, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। कौन कौन सी एलर्जीज जो कि बहुत कॉमन है बच्चों में हो जाती हैं, उनकी किस तरह का डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, क्या वजूहात हैं और किस तरह उनका इलाज हो सकता है, डॉक्टर मोहसिना हमें बताएंगी। सो डॉक्टर मोहसिना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया डॉक्टर मोहसिना नूर इब्राहिम है। मैं तकरीबन 15 ईयर्स से NICH से एसोसिएटेड हूँ। आजकल जो कोविड का मसला चल रहा है उस के लिए शील्ड टेली क्लिनिक ने ये फ्री मशवरे का आगाज़ किया है, जो कि आप घर बैठकर जो बच्चों की छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो माइनर से इश्यूज होते हैं, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं 9 to 5। और मेरी और मेरी टीम के सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। और अगर लेकिन उसमें ये भी आपको गाइड कर देंगे कि अगर आपको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है या बच्चे को कहीं दिखाने की ज़रूरत है तो वो भी आपको बता सकते हैं। तो आप लोग कभी भी 9 to 5 मंडे टू सैटरडे हमें कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। कोविड-19 जो हमारा पैंडमिक चल रहा है, उसमें एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज डॉक्टर मोहसिना और उनकी टीम अवेलेबल होंगी जस्ट अ कॉल अवे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले मेरा सवाल है डॉक्टर मोहसिना कि किस किस्म की एलर्जीज जो हैं, जो बच्चों में हो जाती हैं, बेबीज़ में हो जाती हैं, वो कॉमन है पाकिस्तान में, जो ज़्यादातर गर्मियों में उभर के आती हैं? एक्चुअली एलर्जीज 3-4 तरह की होती हैं। तो सबसे कॉमन एलर्जीज हैं जो दुनिया भर के बच्चों में और पाकिस्तानी बच्चों में भी कॉमन है। एक तो वो सांस की एलर्जी है जिसे हम रेस्पिरेटरी एलर्जीज कहते हैं। दूसरा ये है कि स्किन की प्रॉब्लम्स, जो स्किन की एलर्जीज हैं वो बहुत कॉमन है, जो कि अक्सर हम बच्चों में रैश के फॉर्म में देखते हैं। तीसरी बहुत अहम एलर्जी आइज़ में बार बार इन्फेक्शन होना, आइज़ का बार बार रेड होना है। चौथी एक कॉमन एलर्जी आपके पेट का जो है, बच्चों के पेट में गंदम से एलर्जी है या किसी और फूड प्रोडक्ट से एलर्जी होते हैं, उनको बार बार एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है या एब्डोमिनल पेन होता है या बार बार डायरिया हो जाता है। ये सब एलर्जीज पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंट सीजन के हिसाब से सांस के मसाइल और स्किन के मसाइल कॉमन है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम स्किन की बात करें तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि स्किन से रिलेटेड किस किस तरह की एलर्जीज बच्चों में हो जाती हैं? देखिए, जब बच्चा दुनिया में आता है न्यूबॉर्न, तो आपने देखा होगा अक्सर उनके चेहरे पे छोटे छोटे दाने होते हैं। तो वो न्यूबॉर्न की कुछ स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि जिसे हम मीलिया कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, या कुछ लोग उसको इन्फेंट एक्ने के नाम से भी पुकारते हैं। एक तो वो कॉमन है। उसके बाद जब वो बच्चा थोड़ा 2 माह का होता है तो जिससे एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा का मसला है वो कुछ बच्चों में जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है वो हो जाता है। और चौथा जो स्किन में कुछ एक इन्फेक्शन है जो थोड़े बड़े बच्चों में होता है, 3 साल 4 साल, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, डैम्पनेस है और एलर्जीज हैं, और अक्सर जगहों पर पानी पी लेते हैं तो बच्चे नहाते नहीं हैं, तो उनमें एक इन्फेक्शन होता है, स्केबीज वो हो जाता है।
इसके अलावा किसी चीज़ से एलर्जी हो तो स्किन पे दापर या जिसे हम कहते हैं, कुछ लोग अर्टिकेरिया भी कहते हैं, वो निकल आती है। ये तमाम मसाइल स्किन के बच्चों में बहुत कॉमन है और ये किसी भी मौसम में हो सकते हैं। आजकल वायरल इन्फेक्शंस हैं तो उससे भी प्रिडिस्पोज हो सकते हैं। और इसके अलावा जो स्किन इन्फेक्शंस हैं, वो जो घर में आपके पैट्स होते हैं या घर में माइट्स होते हैं या डस्ट होती है या एनवायरनमेंट में पोलन होता है, इन सब से आपके बच्चे को स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। सही। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो एक्जिमा एक कॉमन चीज़ है, बच्चों में हो जाती है, इसकी क्या वजूहत हैं और उसको ट्रीट किस तरह किया जाए? देखिए, एटॉपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा जो होता है, ये बच्चों में यूजुअली उनकी जेनेटिकली वो प्रिडिस्पोज होते हैं, यानी उनके पेरेंट्स को भी होता है या और किसी बहन भाई को होता है और उनके अंदर जीन्स ऐसे होते हैं या उनकी एलर्जी के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं या उनके अंदर कोई प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से उनको बार बार स्किन एलर्जी होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द, यानी कि 60 to 70% ऑफ द केसेस वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर हो जाते हैं। सही। तो जो यूजुअली जो पहले एटॉपिक एक्जिमा या एटॉपिक डर्मेटाइटिस थे, वो यूजुअली 2 मंथ्स की एज पर आपके बच्चे की स्किन पे स्पेशली चीक रेड होना शुरू हो जाते हैं या गर्दन पर जहाँ पर आपके कुछ उसने पहना हुआ होता है या कोई चीज़ मदर कभी गर्दन पे डाल देती है, वहाँ पर वो रेड से निशान पड़ जाते हैं, पूरी बॉडी पर भी निशान पड़ जाते हैं। स्किन की फोल्ड्स में, जैसे ये आर्म पिट्स में या एल्बो की फोल्ड्स में या टांगों की फोल्ड्स में रेड रेड रैशेस पड़ जाते हैं। तो ये सारी सबसे कॉमन जो कॉज है ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा है। सही। तो ये जो है किस तरह आप रिकमेंड करेंगी कि ट्रीट किया जाए? जी, सबसे पहले तो ये है कि आपने जो प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर है उससे बचाना है। आपने ये देखना है कि बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी हो रहा है, यानी कि अगर आप प्योर कॉटन पहनाएं या ऐसा कोई भी कपड़ा हो जो एयरी हो, जिससे बच्चे को हमारा वेदर बहुत हॉट है तो उसमें ऐसा प्योर कॉटन या लॉन आपने बच्चे को पहनानी है, कोई जो मोटा स्टफ या रेशमी कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये कुछ लोग पाउडर्स डाल देते हैं, वो बिल्कुल नहीं डालें क्योंकि बच्चे उससे भी एलर्जी होती है। सोप्स हैं जिससे बार बार बच्चे को बात किया जा रहा होता है, उससे बच्चे एलर्जी होती है, तो हाइपोएलर्जेनिक सोप्स आते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो यूज़ करें। लोशंस हैं उसमें आप वो भी हाइपोएलर्जेनिक होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी एक और अहम चीज़ है कि ट्रीटमेंट अगर आप शुरू करें तो इसका ट्रीटमेंट 1% हाइड्रोकोर्टिसोन अवेलेबल है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन से शुरू करें, वो देखेगा और ये बताएगा कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो उसे दें। और तीसरी बहुत अहम बात कि हाइड्रोकोर्टिसोन या इस तरह की जो और मिलती जुलती ट्यूब्स हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं, उनको हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। तो ये मेरी दरख्वास्त है पेरेंट्स से कि आप या जो भी केयर गिवर है उससे कि ये जो ट्यूब्स हैं इनमें स्पेशली जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं इनको एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए, वरना इसके बहुत से नुकसान बच्चे को हो सकते हैं। और ये तमाम आप अगर तो एलर्जेंस से को कम कर देंगे तो 50% तो इससे बच्चे को रिलीफ मिल जाता है और सबसे अच्छी बात है कि ट्यूब्स लगाएंगे तो उससे फिर आपको फायदा। ठीक। अच्छा, एक हमारी कस्टमर है, वो ये बोल रही हैं कि मेरी जो बेबी है वो 1.6 इयर्स का है और उसको जो है रेड रैशेज हो रहे हैं बैक पे और वो नहाती भी बहुत ज़्यादा है, दिन में 3 से 4 दफ़ा, उसके बाद भी रैशेज हैं। तो क्या इसका होगा? देखिए, आप ये रैशेज या तो वो आम प्रिकली हेड या गर्मी दाने जिसे कहते हैं वो हो सकता है, स्पेशली बैक पर ये बहुत कॉमन है। अगर डेली नहा भी रही है तब भी हो सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर और उसमें कोई पस्ट्यूल्स तो नहीं है, ये भी आप देख लें। अगर खुदा ना खास्ता पस्ट्यूल्स हैं तो फिर उसमें आपको एंटीबायोटिक क्रीम लगानी पड़ती है। लेकिन अगर पस्ट्यूल्स नहीं है तो आप उसको ज़रा कॉटन के कपड़े पहनाएं, लॉन पहनाएं, प्योर लॉन जो होती है उसमें मिक्स बिल्कुल ना हो, और नॉर्मल जो पिटली पाउडर्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी ठीक ना हो तो फिर वो कोई एक्जिमा हो सकता है या कोई एलर्जी हो सकती है, उसके लिए फिर आप किसी को रैश दिखाना पड़ेगा। तो मैं बेस्ट तो ये है कि आप उसको कॉटन पहनाकर और पिटली ही लगा कर देखें, अगर ठीक नहीं हुआ देन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अच्छा, एक और है मोहतरमा, वो कह रही हैं कि मानसून के सीज़न में बहुत प्रिकली रैशेज हो रहे हैं उनके बच्चे को, तो ये क्या इसका तरीका है इसको अवॉइड करने का, क्योंकि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है बच्चा? देखिए, मैंने बताया एक तो बेहतर है कि बच्चे को आप डेली बाथ दें किसी भी हाइपोअलर्जेनिक सोप से, या अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं तो नॉर्मल सोप से उसको आप डेली बाथ दें। और डेली नहलाना ज़रूरी है, सुबह के टाइम, दिन के टाइम जो है वो आप नहलाएं उसे। और नॉर्मल प्रिकली हीट पाउडर्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर बहुत ज़्यादा ख़ारिश है तो कोई आप शरबत, एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक्स आते हैं बाज़ार में, कोई माइल्ड सा, वो भी दे सकते हैं। और प्रिकली पाउडर से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर उससे फ़र्क ना पड़ सके तो फिर हम कभी-कभी कुछ ट्यूब्स का इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, लेकिन नॉर्मली और प्योर कॉटन पहनाएँ, इसी से बच्चे रिकवर कर जाते हैं। सही। अच्छा, जो धूप में अब क्योंकि धूप बहुत है, लोग ट्रैवल भी करते हैं, तो जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के 6 महीने के, उनको धूप में लाया जा सकता है या फिर ये प्रॉब्लम है? जी, देखिए तेज़ धूप में लाने से तो मसले हो सकते हैं, लेकिन सुबह की हल्की धूप और शाम की हल्की धूप अमूमन बच्चों के लिए बेहतर होती है, इससे उनका विटामिन डी भी एक्टिवेट होता है। लेकिन तेज़ धूप में लाने से अवॉइड करें, क्योंकि उनको बुखार हो सकता है या खुदा ना खास्ता धूप लग भी सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पाकिस्तानी रीजन ऐसा है कि हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत थोड़ा-सा डार्कर है, तो हमें अल्लाह मियाँ ने नेचुरल हीट से थोड़ी-सी रेजिस्टेंस दी है। मगर अगर कोई बच्चा बहुत लाइट कॉम्प्लेक्शन का है या कुछ उसके स्किन बहुत लाइट है या सेंसिटिव है स्किन और वो सन से उस पर रैश पड़ जाते हैं, तो उसके लिए आप ये जो एसपीएफ लोशंस आते हैं या क्रीम्स आते हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इससे फिर हीट रैश भी हो सकता है धूप में ले जी, जाने हीट के रैश लिए? भी हो सकता है। धूप में लेके जाएँ तो कैप पहनाने से भी बहुत सही। बचत हो सकती है। हुँ, और कोशिश करें कि गर्मी तो इतनी होती है दोपहर को अमूमन लोग निकलते ही नहीं, लेकिन अगर निकलेंगे तो फिर आपको थोड़े हिफाज़ती तदाबीर का ख़्याल रखना है। अच्छा, ये बताइएगा जो बच्चों में छपाकी या अर्टिकेरा हो जाता है, वो क्या है? किस तरह हो जाता है? उसका क्या इलाज होगा? देखिए अर्टिकेरिया बच्चा जैसे एकदम आते हैं घर पे बच्चे या कोई मट्टी की चीज़ या कोई इंसेक्ट भी अभी कभी-कभी बच्चों को बाइट कर लेता है, तो उससे पूरी बॉडी पर दापड़ या छपाकी जिसे कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग हम लोग अर्टिकेरिया कहते हैं, वो हो जाते हैं। तो उस सूरत में जो घर में मौजूद एंटीहिस्टामिन्स एज के हिसाब से आपके छोटे बच्चों में आधा चम्मच और बड़े बच्चों में 1 चम्मच देकर आप फौरी तौर पर उससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। ये देखेंगे किससे हुआ। आइडियली स्पीकिंग कपड़े ज़रूर चेंज करवा देने चाहिए जब भी बच्चे को ये हो। अगर घर में 1 डोज़ देने से या 2 डोज़ देने से ये अर्टिकेरिया बेहतर ना हो, तो फिर यू हैव टू गो टू द इमरजेंसी, और उसमें फिर आपको आईवी एंटी एलर्जी इंट्रामस्कुलर एंटी एलर्जिक या इंट्रामस्कुलर हमें कभी-कभी स्टेरॉइड्स भी देना पड़ता है, क्योंकि ये अगर बढ़ जाए तो खुदा ना खास्ता आपकी सांस की नाली को प्रेस कर सकता है, जिसको हम लारिंगोस्पेज़म में बच्चे जा सकते हैं। तो इसलिए अगर ये एक दवाई 2 डोजेज़ एंटीहिस्टामिन से बेहतर नहीं हो रहा, तो आई वुड रिकमेंड कि आप बच्चे को हॉस्पिटल ले जाएँ। और वहाँ पर उसका जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल हो, हर हॉस्पिटल इसका इलाज कर सकता है। ये काफ़ी कॉमन है, इसका इलाज तकरीबन सबको मालूम होता है। सही। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि क्योंकि बहुत गर्मी है, बच्चे आपको पता है डायपर्स पहनते हैं, डायपर रैश हो जाते हैं बिल्कुल। और बहुत तकलीफ़देह होते हैं, इसका इलाज बताइएगा क्या देखिए करें? डायपर रैश का तो ये एक कहते हैं कि किसी भी आप कंपनी का ले लें, थोड़ी बेहतर कंपनी का लें तो कम चांसेस हैं, लेकिन तकरीबन हर एक से हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारा एक तो डैम्पनेस है, अगर अच्छे अब्जॉर्बेंट डायपर ना हो तो उससे भी रैश हो सकता है। रैश इसके अलावा अगर बच्चा पॉटी कर देता है तो उसको 1 मिनट, क्योंकि पॉटी इज़ मोस्टली एसिडिक, उससे भी बच्चे को रैश शुरू होता है और उसमें बाद में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो एक तो पॉटी वाला जो डायपर, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द डायपर, कि बिल्कुल गंदा डायपर आप ज़्यादा देर ना रहने दें, और थोड़े बेहतर क्वालिटी का डायपर यूज़ करें। फिर अगर आपने देर तक रहने दिया तो उसमें फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो फिर बहुत लिंगर ऑन करता है। तो कितने घंटों में आप रिकमेंड करेंगे कि डायपर देखिए चेंज किया जाए? डायपर अगर बच्चा पॉटी कर देता है तो फ़ौरन आपको बदलना ऑफ चाहिए। कोर्स। और अगर नहीं करता तो 3 से 4 घंटे के बाद आप डायपर चेंज कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इसमें कॉस्ट का इश्यू आ जाता है। हमारी सब माएँ तो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती, बट उसमें आप कुछ कभी-कभी कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि डायपर फ्री टाइम भी दे दें, मगर यूजुअली हमारी लाइफ इतनी हो गई है, टफ हो गई है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। मदर के और भी मसले होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो डायपर फ्री टाइम मुश्किल होता है। मगर जब भी आप बच्चे को वॉश करें तो कोई माइल्ड सा लोशन या माइल्ड सा ऑयल आप अगर नेपी एरिया पे लगा दें, तो फिर वो रगड़ के चांसेस कम हो जाते हैं, तो फिर रैश के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये मैं एक मदर से रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप बच्चे को वॉश कराएं तो कोई भी माइल्ड हाइपोअलर्जेनिक लोशन या ऑयल आप लगा दें, उससे चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। मगर जब एक दफ़ा रैश हो जाए तो फिर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, रैश के लिए कौन सी क्रीम वगैरह क्या करें माएँ? देखिए रैश के लिए हमें, अगर आपका 1 दिन हो गया रैश सही नहीं हुआ और उसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तो नॉर्मल ये जो 1% हाइड्रोकोर्टिसोन होती है ये ठीक कर देती है। इससे भी पहले
मैं आपसे कहूँगी कि जिंक ऑक्साइड पेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट नाम से डिफरेंट से, वो इस्तेमाल करें। जिंक ऑक्साइड पेस्ट इज़ वेरी वेरी गुड एंड रिकमेंडेड फॉर ऑल द डायपर रैश। उसके बाद आप 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे ये भी ट्यूब मार्केट में मिलती है, मिल जाती है। लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगी कि 1 हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा ये चीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और हम देखते हैं कि लोग 3-3 महीने 10-10 ट्यूब्स हमारे पास लेकर आ जाते हैं कि हमने लगा दिया और ख़त्म कर दिया, और बच्चे फिर मोटापा या जिसे हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपके फोरम से ये रिक्वेस्ट है कि हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा यूज़ ना करें, और यूजुअली जिंक ऑक्साइड पेस्ट और ऑयल या माइल्ड से लोशन से आप इसको कवर करें। अगर एक हमारी जो मदर है वो कह रही कि मुझे, जैसे आपने बताया डेल्टा कोट आई थिंक क्रीम है वो यूज़ कर रही हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन जी, तो ये वो कर सकती हैं, मतलब ये बट सेफ नॉट है? मोर देन 1 वीक, नॉट मोर देन 1 नॉट वीक, मोर ठीक देन है। 1 वीक। जैसे रैश खत्म हो यू चेंज इट, और अगर रैश सही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसमें एंटी फंगल का एलिमेंट आ गया, तो उसके लिए और आपको ट्यूब्स यूज करनी पड़ेगी, जैसे कोट्रामेक्सोजोल या और चीजें। और पाउडर लगा सकते हैं इस एरिया में? आई वोंट रिकमेंड, आपको टैल्कम बिल्कुल नहीं यूज करना है इस एरिया में। टैल्कम बिल्कुल भी ना यूज करें, ठीक है। आप माइल्ड तक, मैंने आपको कहा कि माइल्ड तक कोई भी ऑयल अवेलेबल होते हैं, या ऑलिव ऑयल है सिंपल, वो आप 1 दफा या 2 दफा भी लगाएंगे तो रगड़ के चांसेस कम हो जाते हैं और उससे फिर रैश नहीं होता। सही। अच्छा, कुछ बच्चे जो सेंसिटिव होते हैं और जो नॉर्मल भी होते हैं, आपको पता है कि काफ़ी जो है मौसम बदल रहा है, कभी बारिश है फिर बहुत गर्मी है, तो बच्चों को मौसमी बुखार जो हो जाता है, जैसे हे फीवर जिसको कहते हैं, वो होने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं? हो जाए तो फिर किस किस्म का हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये बताइएगा। देखिए, एक चीज़ होती है जो सबसे कॉमन एलर्जी कहते हैं पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे, वो हे फीवर या एलर्जी ग्रानाइटिस है, यानी कि नाक का बार बार बहना। उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, उसमें कोई वायरस की वजह से नहीं हो रहा होता, वो किसी भी चीज़ से, डस्ट से, स्पेशली पोलन, जैसे इस्लामाबाद के एरियाज वगैरह में पोलन बहुत कॉमन है, कराची इज रिलेटिवली वो नमी वाला इलाका है, यहाँ माइट्स बहुत कॉमन है। तो ये चीज़ें हे फीवर या उसमें बार बार नाक बहना और छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगी कि वो आप एंटीहिस्टामिन जो सिरप्स होते हैं आम, वो उनका इस्तेमाल करें, उससे बहुत रिलीफ मिल जाता है। और नॉर्मल आप स्टीम इनहेलेशन, विक्स, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एंटीहिस्टामिन जो एलर्जी की दवाइयाँ हैं जो आप छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में सेफ हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो भी आपकी एलर्जी किसी चीज़ से अगर बच्चे को हो रही है उसको दूर करें। लाइक अगर घर में कोई कारपेट, जिस कमरे में कारपेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारपेट में माइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पेट एलर्जी इज़ वेरी कॉमन, स्पेशली काउ, ये कैट्स एंड बिल्लियाँ और कुत्ते जो घरों में पाल रहे होते हैं। और अगर आपका बच्चा एलर्जी है तो मैं आपको बताऊँ कि आपको ये चीज़ें नहीं लगती, या कोई ऐसा पेट ले लें, बच्चे जिद करते हैं पेट्स की, जैसे फिश है, या कोई ऐसा पेट ले लें जिससे एलर्जी ना हो, तो उसमें आई एम सॉरी आपको ये नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपके बच्चे तो बच्चे को जब एलर्जी है किस तरह मतलब पता चल जाता है कि या तो कुत्ते से या बिल्ली से एलर्जी है, किस तरह मतलब माँ किस तरह देखेगी? तो मदर की ऑब्जर्वेशन है कि वो जैसे ही कमरे में आती है कैट या कुछ, तो वो बच्चा जितनी छींके मारने लगता है या नाक बहने लगती है, और मदर नोटिस कर लेती है कि नहीं ये आता है, तो या पहले नहीं था और आपने पाला तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और कैट्स अमूमन बहुत ज़्यादा एलर्जीज करती हैं, क्योंकि वो घर में ही रहती हैं, वो बाहर नहीं निकलती। तो इसमें कुछ हमारे टेस्ट भी होते हैं, जिसमें हम एक ब्लड का टेस्ट सिंपल करा के देख सकते हैं, एक आईजी होता है, आईजी लेवल होता है, वो भी हम करवा के देख सकते हैं कि आपका बच्चा किसी चीज़ से एलर्जी नहीं। स्किन एलर्जी के टेस्ट भी मार्केट में अवेलेबल हैं प्राइवेटली, तो वो भी हम करवा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में इट्स डिफिकल्ट। द बेस्ट जज इज मदर, बेहतरीन जो जज है वो माँ है, वो फूड एलर्जीज का, पेट एलर्जी का माँ ही बता सकती है। सही। अच्छा, आपने जैसे बताया कि डस्ट एलर्जीज, क्योंकि जैसे इस्लामाबाद के एरियाज में बहुत डस्ट है, कराची में भी कभी आंधी तूफान बहुत डस्ट आ जाती है, तो डस्ट एलर्जी में किस तरह जो है बच्चा अफेक्ट होता है, कितना कॉमन है और किस तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, बच्चे चूँकि उनका इम्यून सिस्टम अभी रिलेटिवली वीकर होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रोन होते हैं और अफेक्टेड होते हैं। इसमें
बच्चों को नज़ला ज़ुकाम से शुरू होकर चेस्ट तक का मसला हो सकता है, वो वीजी या खुदा ना खास्ता लेटर ऑन वो एस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट कि अगर आप एलर्जन रिमूव कर दें घर से, कैट और डॉग को हटा दें जैसे मैंने अभी कहा, या अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको हटा दें, तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। घर में आपने डस्ट और माइट को कंट्रोल करने के लिए प्रोसीजर्स करें, तो बार बार सफाई बहुत ज़रूरी है कि बेड के नीचे से और घर के कमरे की सफाई हो, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पोलन फ्री माइट प्रूफ मैट्रेसेस आते हैं, पिलोज आती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं घर में, तो उससे भी बच्चे की एलर्जीज में बहुत कमी वाक़ हो जाती है। दूसरा ये है कि फिर मेडिसिन आती है, देन कम्स द ड्रग्स जिसमें एंटी एलर्जिक्स हैं और बहुत सी मार्केट में अवेलेबल है, मोंटेलोकास्ट हैं, जो कि आप बच्चे को देखकर एलर्जी की प्रिवेंशन और फिर लेटर ऑन बहुत से जो सांस के प्रॉब्लम है उसको आप रोक सकते हैं। सही। अच्छा, आपने बोला कि माइट आ जाता है कारपेट से, कभी कभी बेड वगैरह मैट्रेसेस से आ जाता है, तो इससे जो है माइट अगर बाइट कर ले तो वो आपने बताया कि स्केबीज हो जाता है। नहीं, इस माइट से नहीं होता। सही। इस माइट से स्केबीज नहीं होता। इस माइट से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, और रेस्पिरेटरी बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें, जिसमें बच्चे बिजी हो जाते हैं, बार बार सांस में से आवाज़ आना, सीटी की आवाज़ आना, और एस्थमा की प्रॉब्लम है। ठीक है। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्केबीज क्या होता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। स्केबीज देखें, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी पॉपुलेशन में तो 60-70% क्योंकि हमारी मिडिल क्लास है, तो लोअर मिडिल क्लास किसी भी लेवल के बंदे को, किसी भी लेवल की क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, किसी को भी हो सकता है। इसमें ये कि सिवियर इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है, स्पेशली हाथ की उंगलियों के दरमियान में, हाथ के ऊपर, स्किन की फोल्ड्स में, और पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा खारिश होती है, और ये रात को खारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि द एग्स जो इस माइट के एग्स हैं वो खुद रात को ले करती है, तो उससे बहुत इचिंग होती है स्किन पे, और आप स्किन को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी डॉक्टर आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये स्केबीज है। उसके अलावा सबसे कॉमन है, और अगर ये ज़्यादा अरसे तक रहे तो स्किन पे एलर्जी भी कर सकती है, जिसको मैंने भी कहा एटोपिक डर्मेटाइटिस। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है और बहुत कामयाब इलाज है, लेकिन इसकी एक और शर्त है कि पूरी फैमिली इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर एक को होता है तो ये हाईली इफेक्टिव है, दूसरे को भी हो जाता है, और फिर अगर पूरी फैमिली इस्तेमाल करती है तो फिर ये घर से निकलता है, वरना ये घर से नहीं निकलता, बार बार ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो इसकी ड्रग्स अवेलेबल हैं और यूज़ की जा सकती हैं, मार्केट में बहुत से नामों से अवेलेबल हैं, आप यूज़ करके इसका खात्मा कर सकते हैं। बट इलाज इसलिए ज़रूरी है कि आपका ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है और सब में फैल जाती है। अच्छा, हमें एक और सवाल आया है, मदर है, वो कह रही हैं कि उनका जो आई थिंक उनका बेबी है, सेकंड बेबी है, और वो इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क पे हैं, 2-3 के ब्रांड्स उनके नाम लिखे हुए हैं, कह कि जब सब उनको 2-3 ब्रांड्स उनने पिलाए हैं वो सूट नहीं हुआ, फिर उन्होंने एक और चेंज किया, वो भी सूट नहीं हुआ, तो फिर उनके मोशन सही हो गए बच्चे के, उसके बाद अब वो 3 से 4 बार वो डेफिकेट करते हैं, और उसके बाद जो है वो कह रही हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं है, क्या करें, मैं दूध चेंज करूँ, क्या करूँ? दूध से फूड एलर्जीज, दूध में जो प्रोटीन होता है वो एलर्जी करता है बच्चों में, इसलिए अक्सर बच्चों को दूध सूट नहीं करता। स्पेशली ये जो काव मिल्क, जो नेचुरल काव मिल्क है, इसमें भी जो प्रोटीन होता है उससे भी बच्चे कुछ एलर्जी होता है। इवन वो जो बच्चे इतने एलर्जी होते हैं उनको अगर स्किन पे भी वो लग जाए तो उस पर रैश हो जाता है। लेकिन उसकी एक और बहुत बड़ी अलामत है कि बार बार पेट खराब होता है, बच्चे को क्रैम्पी होते हैं, बच्चे रोते हैं बहुत, और उनको कोलिक पेन बहुत ज़्यादा होता है, और डायरिया बहुत होता है, और जो डायरिया होता है उससे रैश भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एसिडिक पॉटी होती है तो उससे रैश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका बच्चा काव मिल्क प्रोटीन से एलर्जी है और वो बार बार पॉटियाँ कर रहा है, तो आपको दूध बदलना पड़ेगा। यूजुअली इसका सबसे सेफ तो तरीका ये कि ब्रेस्ट मिल्क आप माँ अपना दूध पिलाए, जब तक वो पिला सकती है, 1 से 2 साल तक रिकमेंडेड है, तो उस वक्त तक तो बच्चे को दूध कोई और नहीं दिया जा सकता। लेकिन मार्केट में हाइपो एलर्जेनिक फार्मूलाज भी अवेलेबल हैं, जो कि काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी या दूसरी जो प्रोटीन मिल्क में मौजूद होती हैं उससे जो एलर्जी होते हैं बच्चे, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे बच्चे का जो जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है, और बच्चा जो ये बेचैनी, रोना धोना, ये सब बेटर हो जाता है। जहाँ तक अगर आपका जो इनका पर्टिनेंट सवाल से पर्टिनेंट ये है कि अगर वो 3 से 4 दफ़ा सही पॉटी करता है, वो लूज़ नहीं होती, तो अब मेरे ख्याल में वो ठीक पॉटी कर रहा है, और जो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है। तो
लेकिन ये बहुत कॉमन है प्रोटीन एलर्जी। मिल्क प्रोटीन एलर्जी भी काफ़ी कॉमन है। सबसे सेफ इसमें तो ब्रेस्ट मिल्क है। अगर मदर किसी वजह से दूध नहीं पिला सकती या खुदा ना खास्ता कोई और इशू है तो फिर आप हाइपोअलर्जेनिक फार्मूलाज अवेलेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सही। ब्रेस्ट फीडिंग से एलर्जी रिड्यूस होने के कितने चांसेस होते हैं? जी, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अल्लाह मियाँ का एक इंसान के लिए तोहफ़ा है और ज़ाहिर है जो अगर बच्चा पैदा होता है तो ये गिफ्ट है बच्चे के लिए। और मैं अपने पेशेंट्स को ये अक्सर बात कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक मर्तबा बच्चा खालिस चीज़ ले सकता है, वो मदर फीड है। तो जहाँ तक जो मदर है, जो घरों में ख़वातीन हैं, वो तो डेफ़िनेटली वर्किंग मदर्स को थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो तो डेफ़िनेटली 2 साल तक, और ये हमारे मज़हब का भी हुक्म है कि 2 साल तक आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं। तो उससे ना सिर्फ आपके बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, आईक्यू वाइज अच्छे होते हैं, उनकी एलर्जीज कम होती हैं, तो उनमें बहुत सी बीमारियां लॉन्ग टर्म में कम हो जाती हैं। लाइक शुगर का इंसिडेंस उनमें बहुत कम होता है, कॉमन प्रोटीन एलर्जी के चांसेस कम हो जाते हैं, कोलिक बहुत कम हो जाता है। अल्लाह मियाँ ने जो नेचुरल जो मिल्क माँ का बनाया है वो ह्यूमंस के हिसाब से बनाया है, यानी इंसान के बच्चे के हिसाब से बनाया है, तो उसको तमाम एलर्जीज के चांसेस कम हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा एलर्जी प्रोटीन से होती है, तो जो माँ का दूध में जो प्रोटीन होता है वो बच्चे को सूट करता है, उससे कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, वो भी माँ ब्रेस्ट मिल्क पर बहुत बेस्ट रहते हैं। तो ये अल्लाह का तोहफ़ा है, और जो माएँ सुन रही हैं वो कोशिश करें कि जब तक हो सकता है वो अपने बच्चे को दूध पिलाएं। सही। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चा बड़ा है, वीनिंग कर रहा है, सॉलिड्स या जो भी प्यूरेज है वो खा पी रहा है, तो वो समर्स में स्पेशली गर्मी में कौन से आपको लगता है फूड्स हैं जिनसे एलर्जी का चांस बढ़ जाता है बच्चे में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि चांस किससे कम है, तो राइस बेस्ड, जो चावल के बेस्ड जितनी भी फूड आइटम्स होते हैं, लाइक खिचड़ी है, खीर है, इनसे चांसेस कम होते हैं एलर्जीज होने के। और गर्मी के वेदर में तो फिर आप कोई भी खीर बनाकर, लाइक सूजी की खीर, साबूदाने की खीर, ये दे सकते हैं आप बच्चे को। इनसे एलर्जीज के चांसेस कम होते हैं। खिचड़ी, चावल, पोटैटो, आप अगर 6 मंथ से अबव का है तो थोड़ा सा पोटैटो दे सकते हैं। 9 मंथ्स पे मैं ये एडवाइस करूँगी कि ग्रेजुअली जो वीट है, जो गंदम है और जो अंडा है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करें 9 मंथ्स ऑनवर्ड, क्योंकि ये एलर्जी फूड की जो मिल्क जो गंदम की और अंडे की हैं, ये काफ़ी कॉमन होती हैं हमारी पॉपुलेशन में। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उससे वो बच्चा एकदम से उसको उसको जो उसकी जो चैलेंज होता है इंटेस्टाइन को, वो कम हो जाता है। तो आप अगर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेंगे तो चांसेस कम होंगे। 9 मंथ से आगे आप वीट, गंदम से बनी हुई अशिया और जो अंडे की बनी हुई अशिया है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स आप किसी भी एज पे दे सकते हैं, लेकिन मदर अगर नोटिस करती है कि कोई बच्चा किसी फ्रूट से बहुत एलर्जी, लाइक लोग हमारे यहाँ बहुत कहते हैं कि केले से मेरा बच्चा एलर्जी है, तो केले की एलर्जी भी होती है। तो अगर वो देखती हैं कि केला देने से उसको सांस हो रहा है या कोई एलर्जी हो जाती है तो वो अवॉइड करें। लेकिन अमूमन केला एलर्जी नहीं करता। यहाँ मैं ये एक बात भी कहना चाहूँगी, इससे ये ना हो कि सारे बच्चों के केले ही बंद हो जाए। तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी मौसम की चीज़ है, जैसे थोड़ी सी मैंगो की भी आप बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप खीर, साबूदाने की खीर, सूजी की खीर, ये सब आप बच्चे को दे सकते हैं। आजकल वेदर खिचड़ी इज़ वेरी गुड इन दिस वेदर। सही। अच्छा, एक हमारा सवाल आया है कि जो भी बच्चा चीज़ें यूज़ कर रहा है पीने पिलाने के लिए, खाने पीने के लिए, उनको अगर हम रोज़ स्टेरिलाइज करें तो क्या ये ठीक है? यस, आपको अगर आप बच्चे को जो जो नॉर्मल कप और प्याली है वो तो बेशक आप वैसे धो सकते हैं, लेकिन फीडर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मैं कहूँगी कि बेहतर है ना यूज़ करें। फीडिंग कप्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको दिन में 2 मरतबा, या तो आप क्वांटिटी ज़्यादा करें, वरना आप 2 मरतबा बॉयल करना ज़रूरी है। अब अगर आप फीडर यूज़ भी कर रही हैं तो उसको जब भी इस्तेमाल करेंगी उसको बॉयल करना ज़रूरी है। सही। तो इट्स नॉट ईजी। तो आइडियली लेकिन कप और स्पून को अगर अच्छी तरह धो लें, स्पेशली 1 साल से बड़े बच्चे को, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वक्त बॉयल करना भी ज़रूरी है। अच्छा, जो ब्रीदिंग रिलेटेड एलर्जीज हैं, जो डस्ट वगैरह से हो जाती हैं, मुझे बताइएगा कि उनका किस तरह का ट्रीटमेंट है? अगर हम कोई दवाइयों से वो सही नहीं हो रहे हैं तो आप क्या, और आपने कहा कि वो डस्ट फ्री जो चीज़ें हैं वो ले आएँ घर में, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या इलाज हो सकता है? देखिए, डीसेंसिटाइजेशन एक ट्रीटमेंट है जो दुनिया भर में फॉलो होता है, हम वो कर सकते हैं, लेकिन
ड्रग्स इतनी अच्छी अवेलेबल हैं कि हमें उस पर जाना नहीं पड़ता, और अमूमन बच्चे खुद ब खुद भी उससे आउटग्रो कर जाते हैं, यानी कि निकल आते हैं उस पेज से कि वो एस्थमा, क्योंकि आप जब बच्चा छोटा होता है उसकी चेस्ट के मसल्स अच्छे बने हुए नहीं होते, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका चेस्ट केज भी स्ट्रांग हो जाता है और उसके लंग्स की कैपेसिटी भी बेहतर हो जाती है, और लंग्स एक तरह से मेच्योर भी हो जाते हैं, तो एस्थमा का चांस उम्र के साथ साथ कम हो जाता है। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा तो उसके लिए हमें कुछ प्रिवेंशन में एंटी दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ेगी। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिना, दिस वाज अ ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से एडवाइस किया। जो भी मदर सुन रही हैं, आपके सवालों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। जिन लोगों ने भी कमेंट किया है वाउचर एक्टिविटी के लिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का पार्टिसिपेट करने का। हम लोग फिर से आएंगे एक और सेशन के साथ और इंशाल्लाह एक और एक्टिविटी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।